गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉक ड्रिल, जो कि आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए एक रामबाण साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं मॉक ड्रिल सीरीज फर्स्ट, तैयारी जीत की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नॉस्टेल्जिया मीन्स। नॉस्टेल्जिया का मतलब क्या होता है? लव फॉर पास्ट, द फीलिंग ऑफ सैडनेस फॉर डेज ऑफ द पास्ट, अबोरेंस फॉर पास्ट, अबोरेंस फॉर प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द फीलिंग ऑफ सैडनेस फॉर द डेज ऑफ द पास्ट। मतलब बीते हुए दिनों को ये सोचकर, उसको सोचकर दुखी होना, दुखी होने वाली फीलिंग को नॉस्टेल्जिया कहते हैं। तो द फीलिंग ऑफ सैडनेस फॉर डेज फॉर द पास्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ शॉर्ट नॉवेल स्पेशली वन ऑफ द पुअर लिटरेरी क्वालिटी इज नोन एज मोनोडी, नोवा, नोवेलिटी या नोवेला। शॉर्ट नॉवेल है, स्पेशली वन ऑफ द पुअर लिटरेरी क्वालिटी, उसकी जो लिटरेरी क्वालिटी रहती है वो बहुत पुअर रहती है, उसको किस नाम से जानते हैं? मोनोडी, नोवा, नोवेलिटी या नोवेला। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, नोवेलिटी। एक्सप्लेनेशन देखिए, अ नोवेलिटी इज अ शॉर्ट प्रोज नरेटिव दैट फॉल्स बिटवीन अ शॉर्ट स्टोरी एंड अ नोवेला। जो नोवेलिटी है ये शॉर्ट स्टोरी और नोवेला के बीच में आती है। ऑफन कंसीडर अ ब्रीफ नॉवेल और लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी। उसको कंसीडर किया जाता है ब्रीफ नॉवेल के रूप में या लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी के रूप में। इट इज़ टिपिकली लॉन्गर देना शॉर्ट स्टोरी बट शॉर्टर देना नॉवेला। जो नॉवेलिटी होती है ये शॉर्ट स्टोरी से तो बड़ा रहता है लेकिन नॉवेला से छोटा रहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ शॉर्ट पोएम मीन टू सिंग, लिरिक, ओड, अलेगरी या बैलेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, बैलेड। एक्सप्लेनेशन देखिए, a ballad is a poem that tells a story, often is a simple rhythmic language suitable for singing। बैलेड एक पोएम होती है दैट टेल्स अ स्टोरी, एक स्टोरी के बारे में बताती है, ऑफन इन अ सिंपल और रिथमिक लैंग्वेज में, सुइटेबल फॉर सिंगिंग। और ये जो बैलेड होती है ये गाने के लिए उपयुक्त रहती है। लिरिक पोएम ऑन द अदर हैंड फोकस ऑन द एक्सप्रेसिंग द पर्सनल थॉट्स इमोशंस ऑफ द स्पीकर। जो लिरिक पोएम होती है वो फोकस करती है स्पीकर के पर्सनल थॉट्स और इमोशंस पर, नॉट नेसेसरी टेलिंग अ स्टोरी। जरूरी नहीं है कि वो स्टोरी के माध्यम से बताएं। एग्जाम्पल्स ऑफ बैलेड, जो बैलेड के एग्जाम्पल है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, सैमुअल टेलर कॉलेज के द्वारा लिखी गई है। द लेडी ऑफ साइलॉट, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। ला बेली डेम्स सन्स मर्सी, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। तो जो बैलेड होता है ये सुटेबल रहता है सिंगिंग के लिए। और ये एग्जाम्पल्स है बैलेड के, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, लेडी ऑफ द साइलॉट, ला डेली डेम सन्स मर्सी। क्वेश्चन नंबर फोर, the combining is one expression of two words or phrases of opposite meaning is called metaphor, simile, oxymoron या parlance। क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीमोरन। एक्सप्लेनेशन देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीमोरन इज डिफाइनिंग साइलेंस, it combining the contradictory terms defining and silence which have opposite meaning। जो defining और silence है ये opposite meaning दे रहा है। defining का मतलब होता है implied or loud or noisy silent, while silence means the absence of sound। defining का मतलब होता है अलाउड और नॉइसी साउंड, मतलब ऐसी आवाज़, ऐसा साउंड जो बहरा कर दे, मतलब बहरा कर देने वाली साउंड होती है उसको कहते हैं डिफिनिंग। जबकि साइलेंस अब्सेंस ऑफ साउंड, और साइलेंस में तो साउंड में का अब्सेंस रहता है। तो डिफिनिंग साइलेंस दोनों अपोजिट मीनिंग दे रहा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन है। एक में तो दिखा रहा है कि ऐसी आवाज़ है जो बहरा कर देती है, और दूसरे में आवाज़ का अस्तित्व ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव, अ डॉक्ट्रिन
or belief that all life on earth is divine. Meditation, pantheism, pessimism, platonic love. एक ऐसा विश्वास जो मानता है कि अर्थ पर ऑल लाइफ इज डिवाइन, अर्थ पर जितनी भी लाइफ है सब ईश्वरीय हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैंथिज्म। एक्सप्लेनेशन देखिए, द डॉक्ट्रिन और बिलीफ दैट ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज डिवाइन इज नोन एज पैंथिज्म। पैंथिज्म इन एसेंस सजेस्ट that the universe and God are one and the same. In this view, God's presence is not separate from or outside of the world, but rather immanent within. मतलब ऐसा मानना है कि पृथ्वी पर जितना भी जीवन है, जितने भी लोग हैं, चाहे वह पेड़ पौधे हों, पशु पक्षियाँ हों या इंसान हो, सभी ईश्वरीय हैं। तो ऐसा विश्वास पैंतीज्म में माना जाता है। पैंतीज्म में यूनिवर्स और गॉड सेम है, मतलब ब्रह्मांड और भगवान एक ही है। इन दिस व्यू गॉड्स प्रेजेंस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। इसमें जो गॉड का प्रेजेंस होता है, गॉड की उपस्थिति होती है, वो दुनिया से अलग नहीं मानी जाती है, दुनिया के भीतर ही होती है। तो ये सारा व्यू पैंतीज्म के अंतर्गत आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पैराडॉक्स मीन्स। पैराडॉक्स क्या है? सिमिलर मीनिंग है, क्रिटिसिज्म, स्टेटमेंट कंटेनिंग अपोजिट आइडियाज, यूनिवर्सल ट्रुथ। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट कंटेनिंग अपोजिट आइडियाज। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि स्टेटमेंट जो अपोजिट आइडिया देता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट और सिचुएशन दैट अपीयर्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट मे कंटेन अ डीपर ट्रुथ और बी यूज्ड फॉर रिटोरिकल इफेक्ट। जो पैराडॉक्स होता है, ये स्टेटमेंट है, ये सिचुएशन है जो अपीयर होती है कॉन्ट्राडिक्टरी वे में, कंटेन अ डीपर ट्रुथ, उसमें एक डीपर ट्रुथ भी छिपा रहता है। इसका यूज़ किया जाता है रिटोरिकल इफेक्ट के लिए, जैसे वॉर इज पीस एंड फ्रीडम इज स्लेवरी फ्रॉम 1984 बाई जॉर्ज ऑरवेल। ये जो वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, ये लिया गया है 1984, ये नॉवेल है जॉर्ज ऑरवेल का, उसी से ये सेंटेंस लिया गया है, वॉर इज पीस और फ्रीडम इज स्लेवरी। तो वॉर इज पीस, युद्ध शांति है। अब युद्ध कैसे शांत होगा? तो इसमें एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अगर इसका डीप मीनिंग देखा जाए तो इसमें एक सच्चाई भी छिपी हुई है कि वॉर इज पीस, कि वॉर शांति। अगर वॉर नहीं होगा तो शांति बनी रहेगी। अगर ओवरव्यू देखा जाए, ऊपरी ऊपरी देखा जाए, तो वॉर इज पीस एक अजीबोगरीब सेंटेंस रहता है, अजीबोगरीब मीनिंग रहता है पैराडॉक्स में, कि वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, स्वतंत्रता ही गुलामी है। अब फ्रीडम स्लेवरी कैसे होगी? अगर इसका डीप मीनिंग देखा जाए तो फ्रीडम इज स्लेवरी, की स्वतंत्रता ही गुलामी है। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। ये जॉर्ज ऑरवेल की का नॉवेल है एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म से ये स्टेटमेंट लिया गया है। जैसे आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड फ्रॉम हैमलेट। हैमलेट से ये लाइन ली गई है, आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, मतलब काइंड, दयालु होने के लिए हमें क्रूअल होना पड़ेगा। अब दयालु होने के लिए क्रूअल क्यों होना पड़ेगा? तो अजीबो गरीब स्टेटमेंट रहता है पैराडॉक्स में। ये एक स्टेटमेंट है, सिचुएशन है, अगर जनरली देखा जाए तो कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाई देगा, लेकिन इसके डीप मीनिंग में जाए तो उसमें एक ट्रुथ छिपा रहता है, तो उसको कहते हैं पैराडॉक्स। ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा कि आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, ये हैमलेट प्ले से आया, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर, ये एनिमल फॉर्म से आया, जॉर्ज ऑरवेल का नॉवेल है। वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, ये 1984 नॉवेल है जॉर्ज ऑरवेल का, इससे ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 7, बर्लेस्क पोएम और सॉन्ग इज कॉल्ड बैलेड, लिरिक, पैरोडी या एलेगरी। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन
सी पैरोडी। क्वेश्चन नंबर 8, लव ऑफ द प्योरली स्पिरिचुअल कैरेक्टर इज नोन एज सेंसुअस लव, रोमांटिक लव, प्लाटोनिक लव, डिवाइन लव। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी प्लाटोनिक लव। जो प्योरली स्पिरिचुअल कैरेक्टर का जो लव होता है, प्रेम होता है, वो जाना जाता है प्लाटोनिक लव के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसका है। आई राइट बिकॉज आई एम अबाउट टू यूज अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम प्रोज, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, लैम्ब या अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एस.टी. कॉलेज ने कहा है कि आई राइट बिकॉज आई एम अबाउट टू यूज अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम प्रोज। क्वेश्चन नंबर 10, ड्राइडन फाउंड इंग्लिश पोएट्री ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्वेल, हु सेड दिस। किसने कहा है। फिलिप सिडनी, वर्ड्सवर्थ, डॉक्टर जॉनसन, अलेक्जेंडर पोप। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि ड्राइडन फाउंड इंग्लिश पोएट्री ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्वेल। ड्राइडन ने इंग्लिश पोएट्री को फाउंड किया एक ब्रिक की तरह और छोड़ दिया एक मार्बल की तरह। ये स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 11, हु रोट शेक्सपियर सोनेट्स रिकंसीडर। किसने लिखा है शेक्सपियर सोनेट्स रिकंसीडर। स्टीफन स्पेंडर, सैमुअल बटलर, विलियम हिम्सन या H.G. वेल्स। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। सैमुअल बटलर ने लिखा है शेक्सपियर्स सोनेट्स रिकंसीडर। क्वेश्चन नंबर 12, a fanciful image or static comparison in literature is known as consonance, corrigendum, conceit, conflict। लिटरेचर में जो काल्पनिक इमेज की तुलना क्या कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंसीट। अ फैंसीफुल इमेज और स्टार्टिंग कंपेरिजन इन लिटरेचर नोन एज कंसीट। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई। जो पोस्ट मॉडर्निज्म टर्म है ये सबसे पहले किसने यूज़ किया था। अर्नोल्ड टोनीबी, जॉन वेरेनी, विलियम गोल्डिंग, एमिस। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्नोल्ड टोनीबी ने पोस्ट मॉडर्निज्म टर्म यूज किया था फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज आल्सो नोन एज हाई चर्च मूवमेंट, यूनिवर्सिटी मूवमेंट, हाई थॉट मूवमेंट या इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाई चर्च मूवमेंट। जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट होता है उसको हाई चर्च मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट आ रिलीजियस रिवाइवल विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड ऑफिशियल बिगिन इन 1833। जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है ये चलाया गया था चर्च ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के भीतर जो चर्च थे उन चर्च में चलाया गया था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट और इसकी शुरुआत हुई थी 1833 में। The Oxford movement, also known as Tractarian movement, was a 19th century religious revival within the Church of England। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को टेक्टेरियन मूवमेंट के भी नाम से जाना जाता है। 19th सेंचुरी में शुरुआत हुई थी इसकी। ये कि रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट है और ये इंग्लैंड के चर्च के भीतर चलाया गया है। मेंबर्स इंक्लूडेड जॉन हेनरी न्यूमैन, जॉन केविल, रिचर्ड ह्यूरेल फ्राउडी, एडवर्ड प्यूसे। ये मेंबर्स हैं ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के। क्वेश्चन नंबर 15, द रिनेसा इज एन। रिनेसा क्या है। इंग्लिश फिनोमेना, यूरोपियन फिनोमेना,
यूरोपियन एंड इंग्लिश फिनोमेनन, या नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपियन एंड इंग्लिश फिनोमेना। जो रिनेसा है, रिनेसा एक यूरोपियन और इंग्लिश फिनोमेना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। द रिनेसा मूवमेंट बिगिन इन इटली, स्पेशली इन द सिटी ऑफ फ्लोरेंस ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। जो रिनेसा मूवमेंट की शुरुआत हुई थी वो इटली में हुई थी, स्पेशली इटली का एक सिटी है फ्लोरेंस, फ्लोरेंस में हुई थी 14th सेंचुरी के दौरान। Question number 16. Heptameter is a line of words containing 7 feet, 6 feet, 8 feet या 9 feet। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, 7 feet। एक्सप्लेनेशन देखिए। हेप्टामीटर इज लाइन ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग 7 मेट्रिकल फीट। जो हेप्टामीटर होता है उसमें 7 मेट्रिकल फीट होते हैं। आल्सो समटाइम्स रिफर टू एज अ 14 ईयर। मतलब जो हेप्टामीटर होता है इसको फोर्टीनर के नाम से भी जानते हैं इन इंग्लिश वर्ड्स, एज इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 14 स्लेबर्स। क्योंकि इसमें 14 स्लेबर्स होते हैं इसलिए इसको फोर्टीनर्स के नाम से भी जानते हैं। तो हेप्टामीटर में 7 मेट्रिकल फीट होते हैं, इसको फोर्टीनर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें 14 स्लेबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म एक्ट वॉज गिवन बाई। जो एक्ट टर्म है किसके द्वारा दिया गया था? बेन जॉनसन, प्लेटो, अरिस्टोटल या नन। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, अरिस्टोटल। जो एक्ट टर्म है ये अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, पेरिपेटिया मीन्स। पेरिपेटिया का क्या मतलब होता है? ट्रेजिक फ्लॉ है, रिकॉग्निशन ऑफ एरर है, या परगेशन ऑफ इमोशन है, या रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। पेरिपेटिया का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि परगेशन ऑफ इमोशंस क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ एरर और ट्रेजिक फ्लॉ। इन तीनों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। पेरिपेटिया का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। क्वेश्चन नंबर 19, मिल्टन सैमसन अगोनिस्ट इजा। मिल्टन की सैमसन अगोनिस्ट क्या है? ग्रीक ट्रेजिडी है, या ग्रीक रोमांस है, ग्रीक कॉमेडी है, ग्रीक पोएट्री है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीक ट्रेजिडी। जो मिल्टन्स की सैमसन अगोनिस्ट है ग्रीक ट्रेजिडी है। एक्सप्लेनेशन देखिए। सैमसन अगोनिस्ट इज अ ट्रेजिक क्लोजेड ड्रामा। जो सैमसन अगोनिस्ट है ये क्लोजेड ड्रामा है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है और ये अपीयर हुआ था, इनका पब्लिकेशन आया था पैराडाइज रिगेंड। पैराडाइज रिगेंड के साथ ही इस वर्क का पब्लिकेशन आया था 1671 में। जब पब्लिकेशन आया था उसके टाइटल पेज पे लिखा था पैराडाइज रिगेन्ड अ पोएम इन 4th बुक्स टू विच इज एडेड सैमसन अगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, स्टॉफी एंटी स्टॉफी इपोर्ट फ्रॉम अ 3-part स्ट्रक्चर इन। जो स्टॉफी एंटी स्टॉफी इपोर्ट ये 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट किसके हैं? क्लासिक ओड की है, ग्रीक कोरस के हैं, मेडिवल बैलेड की है, या नन, किसी के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लासिक ओड। जो स्टॉफी एंटी स्टॉफी इपोड ये 3 पार्ट्स है स्ट्रक्चर इन क्लासिक ओड। क्लासिक ओड के ये 3 पार्ट है, स्टॉफी एंटी स्टॉफी एंड इपोड। जो स्टॉफी एंटी स्टॉफी इपोड form a 3-part structure in classic ode. Especially these elements are found in Pindaric। जो पिंडारिक ओड्स है उसमें भी ये एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे स्टॉफी एंटी स्टॉफी इपोड पिंडारिक ओड में भी और क्लासिक ओड में भी। क्वेश्चन नंबर 21, विच इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोएट वॉज बोर्न इन लॉन्ग आइलैंड इन 1819।
कौन सा अमेरिकन पोएट है जिसका जन्म आयरलैंड पर हुआ था 1819 में? ट्वेंटी वन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वॉट विटमैन का जन्म हुआ था लॉन्ग आइलैंड में 1819 में। क्वेश्चन नंबर 22, विच पोएम इंड्स आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ? कौन सी पोएम है जिसकी एंडिंग होती है आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ? हाउ डू आई लव दी, ओ टू गिरेसन अर्न, इन फेथ, डू नॉट लव दी with mine eye, lead me not to the marriage of two minds. क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, हाउ डू आई लव दी। इस पोएम की एंडिंग होती है आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। एक्सप्लेनेशन देखिए, द लाइन आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ concludes the poem How Do I Love Thee, Sonnet 43 by Elizabeth Barrett Browning. एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की पोएम है हाउ डू आई लव दी, सोनेट नंबर 43। इसकी कंक्लूडिंग लाइन है, मतलब लास्ट लाइन है, आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। क्वेश्चन नंबर 23, विच पोएट इज कंसीडर अ नेशनल हीरो इन ग्रीस? जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, सोलन, सफो। कौन सा पोएट है जिसको कंसीडर किया जाता है नेशनल हीरो के रूप में ग्रीस में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड बायरन। क्वेश्चन नंबर 24, विच इन कॉलरिज पोएम द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर वेयर वर द थ्री गैलेंट्स गोइंग? राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर में जो तीन गैलेंट गोइंग, जो तीन लोग हैं वो कहाँ जा रहे थे? एक फ्यूनरल में जा रहे थे, बेडिंग में जा रहे थे, मार्केट पे, टू द रेसेस में। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेडिंग पर जा रहे थे तीन लोग, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर पोएम में। क्वेश्चन नंबर 25, हैरोल्ड निकोलसन डिस्क्राइब्ड विच पोएट एज वेरी येलो एंड ग्लम परफेक्ट मैनर्स? हैरोल्ड निकोलसन ने किस पोएट को डिस्क्राइब किया है वेरी येलो एंड ग्लम परफेक्ट मैनर्स के रूप में? ई कमिंग्स, टी एस इलियट, जॉन ग्रीनलीफ, विटियर, वॉट विटमैन। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी एस इलियट को डिस्क्राइब किया है वेरी येलो एंड ग्लम परफेक्ट मैनर्स हैरोल्ड निकोलसन ने। क्वेश्चन नंबर 26, अ पैटर्न ऑफ असेंटेड एंड अनअसेंटेड सिलेबल्स इन लाइन्स ऑफ पोएट्री, राइम स्कीम, मीटर, इलिट्रेशन या नन? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अनअसेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय असेंटेड सिलेबल क्या कहलाता है? अनअसेंटेड सिलेबल, अनअसेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय असेंटेड सिलेबल नोन एज, किस नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटर। क्वेश्चन नंबर 27, द रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग कंसोनेंट साउंड्स, राइम, ओनोमेटोपोइया, एलिट्रेशन या नन? रिपीटिशन ऑफ द बिगिनिंग कंसोनेंट साउंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 28, अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू द नॉन ह्यूमन थिंग्स, जो ह्यूमन क्वालिटीज दे दी जाती है नॉन ह्यूमन थिंग्स को, किस फिगर ऑफ स्पीच की बात हो रही है? पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपोइया, एलिट्रेशन या नन? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्सोनिफिकेशन में जो ह्यूमन क्वालिटीज होती है नॉन ह्यूमन थिंग्स को दे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड्स, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपोइया, राइम,
या नन। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइम। रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर एंडिंग साउंड्स, जो लाइन होती है, लाइन के एंडिंग में जो सिमिलर साउंड होती है उसको राइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इन 1960 द कलोसस वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड बाय विच पोएटिस। द कलोसस ये फर्स्ट बुक है पोएम्स की, किसके द्वारा पब्लिश किया गया था 1960 में। एलिजाबेथ बाइशॉप, सिल्विया प्लाथ, मैरियानी मूर, लौरा जैक्सन। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्विया प्लाथ। 1960 में द कलोसस जो कि फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स है, ये पब्लिश किया गया था सिल्विया प्लाथ के द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।